Hello everyone, I hope you all are doing good and fine. My name is Ravi Preet and I welcome you all to the Legal Regime series. In this video, we'll talk about the Indian Evidence Act 1872. Suppose there's an offense of murder. अगर एक मर्डर हुआ है, मर्डर के बाद हम FIR फाइल करते हैं, पुलिस रिपोर्ट होती है, चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद प्ली ऑफ गिल्ट होता है, फिर आती है ट्रायल की स्टेज और फिर लास्ट में होता है हमारा जजमेंट। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पे सीन में आता है? ट्रायल स्टेज पे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट कम्स टू पिक्चर। इंडियन एविडेंस एक्ट में it's all about proving and disproving of facts. Indian Evidence Act is complementary not only to substantive civil and criminal law but also to procedural law, that is CPC and CRPC. And one thing more, हम ट्रायल स्टेज के पहले एविडेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं बट वी कैन नॉट यूज इट एनीवेयर। सो ट्रायल स्टेज पे ही हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट पिक्चर में आता है। वी कैन डिवाइड द इंडियन एविडेंस एक्ट इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में हम इंडियन एविडेंस एक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। पहला, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, दूसरा, हु विल प्रूव इट, एंड तीसरा, हाउ विल प्रूव इट। सो हियर वी गो। What is to be proved? There are facts that are need to be proved or disproved. Indian Evidence Act is all about proving and disproving of facts. So facts are of 2 types, facts in issue or relevant facts. Facts in issue जो होते हैं वो हमारे main facts होते हैं, इनको हम principal facts भी बोलते हैं, factum probandum के नाम से भी जाना जाता है और हम इन्हें प्राइमरी फैक्ट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A killed B और A had an intention to kill B. A has the right to enjoy the property. These are the facts in issue. These are the main facts. Now let's move on to relevant facts. Relevant facts are also known as circumstantial evidences, facta probatia, and secondary facts. Relevant facts और facts in issue के बीच में there's a link and that link is called legal reasoning. Legal reasoning ही fact and issue main fact को relevant fact से connect करता है। This what is to be proved part is given from section 6 to 55 of the Indian Evidence Act. Now let's see who will prove it. Who will prove it is given from section 101 to 114A of the Indian Evidence Act. Who will prove it? The burden of proof is on the party who gets the benefit from proving that fact. जिस पार्टी को उस फैक्ट को प्रूफ करने से प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, उसी पार्टी पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। Now the third is how will prove the evidences, the facts. We'll prove it by oral evidences or documentary evidences that are given in the Indian Evidence Act. How he'll prove it? There are 2 ways. Indian Evidence Act में 2 तरीके से हम एविडेंस को प्रूव कर सकते हैं। ओरल एविडेंसेस के थ्रू हम फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू हम फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं। What is to be proved? इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि कौन से फैक्ट हम प्रूव कर सकते हैं, बल्कि इंडियन एविडेंस एक्ट हमें ये भी बताता है कि कौन से फैक्ट्स हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं, उन फैक्ट्स को हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे भी फैक्ट्स होते हैं जो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को भी हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये फैक्ट्स सेक्शन 56 एंड 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं। उसके अलावा इररिलेवेंट फैक्ट्स भी होते हैं जो कि हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे भी फैक्ट्स होते हैं जो पार्टी एडमिट करती है एट द टाइम ऑफ प्लीडिंग, वो फैक्ट्स भी हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे रेलेवेंट फैक्ट्स भी होते हैं जो हमें
प्रूव नहीं करने होते हैं, जैसे कि कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर एंड कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी. दिस इज गिवन इन सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. फिर आता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस. ये भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच की कॉन्वर्सेशन अगर किसी और के केस में चाहिए एज अ प्रूफ, तो वो हम चीज़ें प्रूव नहीं कर सकते हैं. दे आर प्रोहिबिटेड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट. सो हियर वी गो. व्हाट इज टू बी प्रूव्ड? फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स. What need not be proved? Section 56, 57 and 58. What shall not be proved? That is, what is prohibited under the Indian Evidence Act. That is from section 25, 26 and section 121 to 131. Now let's move to who shall prove it. जिस पार्टी को उस फैक्ट को प्रूव करने से बेनिफिट होता है, उसी पार्टी पे बर्डन होता है उस फैक्ट को प्रूव करने का. Section 101 to 106 of the Indian Evidence Act talks about the burden of proof. Now let's move to how shall the fact is to be proved. There are two ways, by documentary evidences and by oral evidences. Indian Evidence Act में इन्हीं दो तरीकों से हम फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल पेपर्स होते हैं, उन्हें हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कहते हैं. फोटोकॉपीज, जेरोक्स, ये सब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में आते हैं. फिर ये क्वेश्चन आता है कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करें. डॉक्यूमेंट को हम बहुत तरीकों से प्रूव कर सकते हैं. अटेस्टिंग के थ्रू, हैंड राइटिंग्स, सिग्नेचर्स एसेट्रा एसेट्रा. ये सेक्शन 67 से सेक्शन 73A में दिया गया है. द सेकेंड इज ओरल एविडेंसेस. Hearsay evidence is not allowed in the Indian Evidence Act. There is no trustworthiness and oral evidence must be direct. This is given under section 60 of the Indian Evidence Act. So in this video, we had a gist or an overview of what else is coming in the further videos of the legal regime series. This is all for the day. अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और हमारे चैनल लीगल रिजीम सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें. थैंक यू.